बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर 2 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रॉब्लम नंबर 1 की थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसके अंदर मैंने बहुत से आपको कंसेप्चुअल चीज़ें बताई थी। आपको उस वीडियो को लाजमी देखना चाहिए, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम नंबर 2 आपको समझ में नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। और इसके साथ साथ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। तो अब स्टूडेंट्स, आप सुहेल अफजल, राइटर सुहेल अफजल की बुक ओपन कर लें एडवांस अकाउंटिंग की। तो हम प्रॉब्लम नंबर 2 को पहले स्टडी करते हैं और फिर साथ साथ इसका सोल्यूशन भी देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2 है, अरसलान कंस्ट्रक्शन कंपनी LTD have undertaken the construction of building for rupees 3,12,500 सब्जेक्ट टू रिटेंशन मनी 20%। यानी कि मतलब ये है कि एक अरसलान कंपनी है, उसको कंट्रैक्ट मिला है। टोटल अमाउंट कितनी है? 3,12,500। पहले वाले क्वेश्चन में जो कंट्रैक्ट मिला था वो मिला था 6 लाख का। तो इसमें अरसलान कंस्ट्रक्शन कंपनी को कितने का कंट्रैक्ट मिला है? 3,12,500 का। तो इसका मतलब है अरसलान जो पर्सन है वो है कंट्रैक्टर। मिला क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। ठेका मिला है। अरसलान क्या है? ठेकेदार है। किसकी तरफ से मिला है? कॉन्ट्रैक्टी की तरफ से मिला है। वो पर्सन जिसने ये बिल्डिंग को प्रिपेयर करवाना होता है उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टी। तो इस क्वेश्चन में आया है रिटेंशन मनी 20%। रिटेंशन मनी का मतलब होता है वो पैसा जो कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया, वर्क सेटिस्फाइड पर। हाँ, काम काम को तसल्ली होगी है, काम की तसल्ली होगी है, लेकिन अभी तक उसने ना कंट्रैक्टी ने कंट्रैक्टर को 20% अमाउंट जो है वो नहीं दी। प्रीवियस क्वेश्चन में आपने सीखा था ना प्रॉब्लम नंबर 1 में कि जो वर्क सेटिस्फाइड था वो कैश रिसीव का 2,40,000 रुपया पैसा मिला था, लेकिन वर्क सेटिस्फाइड टोटल किया था 80%। यानी कि टोटल था 3 लाख का, काम कंप्लीट कर दिया, लेकिन कंट्रैक्टरी की तरफ से कंट्रैक्टर को 2,40,000 मिला था। वहाँ पर भी उसने 20% जो था ना अपने पास पैसा रखा हुआ था रोक के। क्यों? क्योंकि अतबार नहीं ना होता कि कहीं ये कंट्रैक्टर जो है वो भाग ना जाए। इसी वजह से रिटेंशन मनी का ये मतलब होता है कि 20% जो पैसा है ना वो कंट्रैक्टी ने रोक के रखा हुआ है, अपने पास रखा हुआ है। विच विल बी पेड आफ्टर 6 month completion of the contract. Following following details are shown by the Arslan LTD एट 31 दिसंबर 2010 लिखा हुआ है। आपकी ये बुक काफ़ी पुरानी है ना, तो आपकी बुक के ऊपर डेट 2017 हो सकती है, 18 हो सकती है। तो सिर्फ ईयर में तब्दीली आएगी, बाकी कंप्लीट जो अंदर वैल्यूज़ और मतलब फिगर्स वगैरह होती हैं ना वो बिल्कुल ठीक होती हैं। सबसे पहली आइटम है मटेरियल इशू फ्रॉम स्टोर 20,300। तो ये क्या है? ये अरसलान कंट्रैक्टर के लिए एक्सपेंस है। मैं साथ साथ बताता जाऊंगा कौन सा एक्सपेंस है और कौन सी इस कंट्रैक्टर के लिए इनकम है। नेक्स्ट आइटम है मटेरियल परचेज्ड 1,05,000। ये भी अरसलान यानी कि कंट्रैक्टर के लिए क्या है? ये भी उसके लिए एक्सपेंस है, खर्चा है। अब नेक्स्ट देखें लेबर ऑन साइट 1,01,250 रुपीज़। ये भी कंट्रैक्टर के लिए क्या है? एक्सपेंस है, लेबर लगाई है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट ड्यूरिंग द ईयर 30-25। तो ये भी कंट्रैक्टर अरसलान के लिए क्या है? एक्सपेंस है। नेक्स्ट आइटम देखें, ओवरहेड चार्जेस टू द कंट्रैक्ट 90-75। तो ये भी क्या है? ये भी अरसलान कंट्रैक्टर के लिए एक्सपेंस है। अब नेक्स्ट आइटम है आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,750 रुपीज़। ये भी अरसलान कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्या है? ये भी उसके लिए एक्सपेंसेस हैं। नेक्स्ट आइटम देखें, वर्क सर्टिस्फाइड, यानी कि ऐसा काम जो कंट्रैक्टर को क्या हुआ है, जो कंट्रैक्टर ने कर दिया है और कंट्रैक्टर ने कंट्रैक्टी को कहा है कि ये आकर देख लो, मैंने इतना काम तुम्हारा कर दिया है। तो टोटल कितनी अमाउंट का कंट्रैक्ट था? 3,12,500 का। तो उसमें से कितने का वर्क सेटिस्फाइड हो गया? 2,75,000 का। ठीक है, तो इतना काम किसने कर दिया है? कंट्रैक्टर ने कर दिया है। तो नेक्स्ट आइटम देखें आपकी है कैश रिसीव। इस कंट्रैक्टर अरसलान को 2,75,000 जो कि वर्क सेटिस्फाइड था, इसके बदले में पैसा कितना मिला है? कैश रिसीव कितना मिला है? वो मिला है 2,20,000 का। आपको पता है ना, हमने जब
कंट्रैक्ट अकाउंट बनाना है तो उसमें हमने इनकम साइड पर कैश रिसीव नहीं लिखना होता, हमने इनकम साइड पर ये देखना होता था कि कैश रिसीव को मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80 किया था हमने ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, लेकिन उसमें हमें 80% वर्क सैटिस्फाइड दिया था कैश रिसीव का, तो यहाँ पर तो हमें उसने टोटल अमाउंट ही दे दी है किसकी, वर्क सैटिस्फाइड की, जो कि है 2,75,000, यानी कि उसने हमें दिया है 2,20,000, कुछ अमाउंट उसने अपने पास होल्ड करके रख रही है, जो कि उसने ऊपर भी हमें बयान किया था एज अ रिटेंशन मनी। नेक्स्ट आइटम आपने देखें, वर्क अनसर्टिफ कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिस्फाइड है, ये न्यू आइटम है, ये बताता हूं मैं। इसकी अमाउंट है 4,125, यानी कि वर्क अनसेटिस्फाइड का मतलब ये होता है कि अभी तक ना उसने नेक्स्ट जो अपनी बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर 2,75,000 तक उसने ना बिल्डिंग बना ली। अब उसने इसके बाद जब कुछ रूम्स की दीवारें वगैरह ऊपर खींची है ना, तो उसने अपने कंट्रैक्टी को ये भी दिखाया है अरसलान कंट्रैक्टर ने कि देखो मैंने 2,75,000 का बिल्डिंग के अंदर काम क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट जो मैं ना दीवारें वगैरह इतनी खींची है ना, तो ये मैंने यहाँ तक काम क्लियर कर दिया, उसकी अमाउंट जो बनी है ना वो बनी है 4,125 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम देखें, मटेरियल ऑन साइट एट द एंड ऑफ ईयर 31/12/2010, मतलब 2017 आपकी बुक में हो सकता है न्यू एडिशन की बुक के अंदर, तो वो कितनी है 1575, यानी कि मटेरियल जो साल के एंड पर रह गया है वो इतनी अमाउंट का बचा हुआ है, तो ये आपको पता है कंट्रैक्टर के लिए अरसलान के लिए ये क्या होगी, ये उसके लिए इनकम होगी। नेक्स्ट है अक्रूड वेजेस, अक्रूड वेजेस की अमाउंट है 1950 ये अक्रूड वेजेस की अमाउंट है। अक्रूड वेजेस क्या होती हैं अरसलान कंट्रैक्टर के लिए, देखो वेजेस खाली तो एक्सपेंस होता है, अक्रूड वेजेस का मतलब होता है ऐसी वेजेस, ऐसी अमाउंट वेजेस की जो अभी देनी है, तो देनी है तो एक तो लायबिलिटी है, दूसरा ये एक्सपेंस भी है, क्योंकि मुस्तकबिल में जो खर्चा करना हो ना उसको अभी से रिकॉर्ड कर लें एज अ एक्सपेंस, तो वो एक्सपेंस ही कहलाता है। तो इसको अभी से कंपनी ने, कंट्रैक्टर ने ना, अरसलान ने अपना खर्चा भी रिकॉर्ड करना है, इसको अपनी लायबिलिटी भी रिकॉर्ड करना है। खर्चा आएगा इधर कंट्रैक्ट अकाउंट में, लायबिलिटी चले जाएगी, अगर हमें वो बैलेंस शीट बनाने को कहेगा तो वो तो बैलेंस शीट के अंदर चले जाएगी। नेक्स्ट आइटम देखें, डायरेक्ट एक्सपेंस अक्रूड 400 रुपीज़, देखो अक्रूड का मतलब आ गया, तो डायरेक्ट एक्सपेंस भी कुछ ऐसे हैं जो अभी देने हैं, लायबिलिटी है, और अगर अगर देने हैं तो ये एक्सपेंस भी होगा ना जब दे देगी कंपनी एक्चुअल में, ये कंट्रैक्टर जब अरसलान एक्चुअल में इन 400 डायरेक्ट एक्सपेंसेस को पे कर देगा तो ये खर्चा भी बनेगा, तो इसलिए ये एक्सपेंस है, तो मुस्तकबिल में जो एक्सपेंस हो उसको अभी से रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो ये क्या है, कंट्रैक्टर का एक्सपेंस हुआ। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंट्रैक्ट अकाउंट, कंट्रैक्ट अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तीन इंफॉर्मेशन आपको दी हुई हैं, आपने कंट्रैक्ट अकाउंट भी बनाना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपने सीखा था। कंट्रैक्ट अकाउंट ये न्यू बनेगा, ये कैसे बनेगा आपको बताऊंगा, और बैलेंस शीट ये कैसे बनेगी ये भी इसी क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम सोल्यूशन की तरफ देख चलते हैं, और सोल्यूशन में सबसे पहले हम कंट्रैक्ट अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब सॉल्यूशन पर आ जाएँ, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जब भी आपने बनाना है उसका फॉर्मेट ये होगा जो आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। सबसे पहले आप देंगे रेफरेंस अमाउंट, ये फर्स्ट वाली जो आपको आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट साइड पर नज़र आ रही है, ये डेबिट साइड होती है। फिर रेफरेंस अमाउंट ये कौन-सी साइड होगी? क्रेडिट साइड पर क्रेडिट साइड होगी। डेबिट साइड पर आप रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड पर आप रिकॉर्ड करेंगे इनकम। तो पीछे वाले क्वेश्चन को आप साथ-साथ देखते जाएँ, अपनी बुक ओपन कर लें और देखें सबसे पहला एक्सपेंस क्या आया था? वो आया था मटीरियल एट स्टोर, वो कितना था? सबसे पहले आप लिखेंगे 20,300, ये आपका एक्सपेंस था, तो इसको लिख दें। फिर मटेरियल परचेज किया था वो भी कंपनी के लिए एक्सपेंस था 1,05,000, तो ये दोनों एज अ एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड करने हैं डेबिट साइड पर। नेक्स्ट देखिए आपका खर्चा कौन-सा होगा, वो था आपका लेबर ऑन साइट, लेबर लगाई है ना, देखो लेबर लगाई है, ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, ये बिल्डिंग बनाने के लिए अरसलान ने जितनी भी मज़दूर लगाए होंगे वो क्या है, वो उसके लिए एक्सपेंसेस है। तो 1,01,250 ये आप रिकॉर्ड करेंगे अमाउंट वाले कॉलम के अंदर। फिर नेक्स्ट आएगी डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट है, प्लांट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन हुई वो भी तो उसने एज़ अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करनी है ना, तो वो है उसके पास 30-25, ये उसके पास डेप्रिसिएशन है। ये भी आप मतलब कॉन्ट्रैक्टर जो है ना उसको एज़ अ एक्सपेंस ट्रीट करेगा, आपने इसको एक्सपेंस की साइड पर लिखना है। नेक्स्ट आइटम देखें आपकी कौन-सी है, वो है आपके पास ओवरहेड चार्जेज़, ये आपके पास कितने होंगे 9275, ये भी एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस साइड पर इसको भी हमने रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये कितने हैं आपके पास 5,750 रुपीज़, तो ये भी आप कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पर एज़ अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट आइटम है आपके पास वेजेस अक्रूड, ये आपके पास आएगी आएगी 19
स्टूडेंट्स आपको बताया था कि अक्रूड वेजेस क्या होती हैं, ये कंपनी के लिए एक्सपेंस होती हैं। आप कहोगे सर अभी दी नहीं, तो आपकी अकाउंटिंग ये आपको कहती है कि जब भी आपका फ्यूचर में कोई एक्सपेंस होना वो होना ही होना है 100%, तो आप उसको अभी से रिकॉर्ड कर लो। एज अ लायबिलिटी भी रिकॉर्ड करो और एक्सपेंस साइड पर भी उसको रिकॉर्ड कर लो। तो अभी हम एक्सपेंस साइड को ट्रीट कर रहे हैं, तो एक्सपेंस साइड पर अक्रूड वेजेस को रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस अक्रूड, तो ये भी एक्सपेंस ही है, लिखा हुआ है साथ एक्सपेंस का लफ्ज, तो इसको भी 400 से हम बाहर आउटर कॉलम में लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हमने जितने भी एक्सपेंसेस थे हमने एक्सपेंस साइड पर रिकॉर्ड कर लिए। अब इनकम साइड की बारी आ गई। इनकम साइड पर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप रेफरेंस के बिल्कुल नीचे लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। इनकम साइड में सबसे पहले दो इनकम आपको लाजमी आती हैं, वर्क सेटिस्फाइड, वर्क अनसेटिस्फाइड। देखो आपने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था वर्क सेटिस्फाइड तो कंट्रैक्टर की इनकम होती है, वर्क अनसेटिस्फाइड भी कंट्रैक्टर की इनकम होती है। ये अनसेटिस्फाइड वर्क क्या होता है, वो काम जो अभी करना है, मतलब कमरा जो है ना वो एक खड़ा किया हुआ था, अभी उसकी दीवारें वगैरह खींची हुई हैं, उसके ऊपर छत वगैरह अभी नहीं डाली, लेकिन कंट्रैक्टर को बता दिया कंट्रैक्टर ने कि देखो ये भी मैंने दीवारें ऊपर को खींची हैं, इसके भी मुझे पैसे दो। ठीक है ना, तो वो भी उसके लिए इनकम होती है। अभी कंप्लीट चाहे नहीं हुआ काम, लेकिन वो उसके लिए इनकम बन गई है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, उसमें सबसे पहला वर्क सेटिस्फाइड, इसकी अमाउंट अंदर लिखेंगे 2,75,000। फिर इसमें ऐड करेंगे वर्क अनसेटिस्फाइड, वो है 4,125 रुपीज़। अब इन दोनों को जमा करें अमाउंट को और बाहर आउटर कॉलम में लिख दें, यानी कि अमाउंट के कॉलम के अंदर लिख दें। कितना आएगा, 2,79,125। ये आपके पास टोटल इनकम इसकी आ गई, मतलब वर्क सेटिस्फाइड की और वर्क अनसेटिस्फाइड की जमा करके। नेक्स्ट देखें कंट्रैक्टर की इनकम क्या होगी, मटेरियल एट द एंड, साइड से जो मटेरियल बचा है ना वो साल के एंड पर, वो भी उसकी इनकम है कितनी, 1575। तो ये तमाम इनकम्स हैं जो रिकॉर्ड करनी है। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन के अंदर ना एक कैश रिसीव है, वो नहीं इसकी इनकम बनती, नहीं कैश रिसीव नहीं इनकम उसकी, कितनी 2,20,000 जो आपको बुक के अंदर दी है वो उसकी इनकम नहीं है। इस कंट्रैक्टर की इनकम वो बनती है जो 100% वर्क सेटिस्फाइड की आई है, वो कितनी है, वो 2,75,000 है। जैसे ऊपर वाले प्रॉब्लम के अंदर ना 2,40,000 था कैश रिसीव हुआ उसको कंट्रैक्टर को, लेकिन कंट्रैक्टर ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में ये रिकॉर्ड करना कि मेरी टोटल इनकम कितनी बनती है, तो वो उसकी 3 लाख बनी थी। जब उसने 2,40,000 को मल्टीप्लाई 100/80 किया था, तो तब उसकी 3 लाख रुपया बनी थी। तो उस कंट्रैक्टर ने अपनी इनकम वो देखनी है जो उसकी टोटल बनेगी। तो इस क्वेश्चन में हमें तो उसने वैसे भी टोटल इनकम बता दी थी, वर्क सेटिस्फाइड हमें उसने निकाल के बता दिया था। तो अब इनकम्स हमारी क्लियर होगी। अब क्रेडिट साइड को करें जरा जमा, तो जब जमा करेंगे ना आप, तो आपके पास टोटल आएगा 2,80,700 पूरा। ठीक है, तो ये क्रेडिट साइड आ गई। अब क्रेडिट साइड में से ना आपने डेबिट साइड माइनस कर देनी है, तो आपके पास प्रॉफिट आएगा, कंट्रैक्टर अरसलान के पास प्रॉफिट आएगा 33,750। अब ये प्रॉफिट आ गया किसके पास, कंट्रैक्टर अरसलान के पास। अब मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में ये बताया था ये प्रॉफिट अरसलान यूज़ नहीं कर सकता, यानी कि अपने बीवी बच्चों को नहीं कंप्लीट पैसे ये दे सकता, या अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए अगर ये कोई बाइक वगैरह खरीदना चाहता है या कोई चीज़ परचेज़ करना चाहता है अपने घर के लिए, तो ये नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट आने वाले ईयर के अंदर अभी इसका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, 3,12,500 का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें से इसने 2,75,000 का कॉन्ट्रैक्ट पूरा अभी किया है वर्क सेटिस्फाइड, तो अभी रहता है इसका पीछे काम। तो नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर में क्या पता इसको कोई नुकसान हो जाए, इसके लेबर जो है ठीक तरह से काम ना करें, वो मटेरियल को यूज़ करते वक़्त ज़ाया कर दें, तो वहाँ पर इसको अपने पल्ले से पैसे लगाने पड़ेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो इसके पास प्रॉफ़िट आया ना 33,750 है, इसमें से कुछ पैसा इसने एज़ अ रिज़र्व अपने पास रखना है और कुछ पैसा इसने प्रॉफ़िट मतलब अपने घरवालों को दे देना है, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए रख लेना है, जो कि इसका प्रॉफ़िट कहलाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, आप छोटी-सी एक वर्किंग करेंगे। तो नेक्स्ट पिक्चर पर मूव ऑन करते हैं और वर्किंग देखते हैं कि वो कैसे हमने करनी है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब देखें 33,750 का इसको प्रॉफिट हुआ है अरसलान कंट्रैक्टर को, इसमें से इसने कितनी अमाउंट अपने पास रखनी है एज अ रिजर्व और कितनी अमाउंट इसने अपने मतलब घर वालों को देनी है एज अ प्रॉफिट, जिसको ये यूज कर सकता है बाद में। तो ऐसी सिचुएशन के लिए इसको ये देखना पड़ेगा कि मेरा कंट्रैक्ट कितने परसेंट कंप्लीटेड है। तो इसने आपने भी पेपर के अंदर ये थोड़ी सी वर्किंग कर लेनी है, ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन आप अपनी तसल्ली के लिए ये वर्किंग कर लोगे क्योंकि फार्मूला यूज होता है इसके अकॉर्डिंगली। देखें स्टूडेंट्स, परसेंटेज ऑफ कंट्रैक्ट कंप्लीट
कंप्लीटेड कितना है इज इक्वल टू वर्क सेटिस्फाइड डिवाइडेड बाय कंट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। वर्क सेटिस्फाइड है 2,75,000, डिवाइड करेंगे उसको 3,12,500 जो कि कंट्रैक्ट प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 88%, यानी कि 100 में से ना 88% जो है वो कंट्रैक्ट कंप्लीटेड है। सही हो गया। अब मैंने आपको कहा था नीचे लाइन रखें, उसने लिखा है अगर कंट्रैक्ट आपका 50%, बिल्कुल 50% या 50% से अबव, जितना भी हो 50 से अबव अगर कंप्लीट हो जाए आपका कंट्रैक्ट, तो तब आप ये नीचे दिए गए दो फार्मूले में से एक फार्मूला लगाएंगे अपनी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कि मतलब कितना हिस्सा प्रॉफिट का आप अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए रखेंगे, कितना हिस्सा आप एज अ रिजर्व रखेंगे। तो ये दोनों फार्मूले नीचे लिखे हुए हैं। पहला फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 80%। दूसरा फार्मूला है इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 फिर उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सेटिस्फाइड। तो इन दोनों में से कौन सा फार्मूला लगेगा, जरा हम दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पर दोबारा आ जाएंगे, जहां पर लिखा हुआ है ना आपने अपना प्रॉफिट 33,750, उसके नीचे डेबिट साइड पर आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये देखना है कि हमने कितने पैसे रिजर्व रखने हैं और कितने पैसे अपने पास रखने हैं इस कंट्रैक्टर अरसलान ने। तो फार्मूला वो यूज करेगा कौन सा, 33,750 मल्टीप्लाई बाय ये करेगा 2/3 मल्टीप्लाई करेगा 2,20,000 डिवाइड करेगा 2,75,000। ये उसने कौन सा फार्मूला यूज किया, ये उसने सेकंड वन फार्मूला यूज किया जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया। कौन सा, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सेटिस्फाइड। ये फार्मूला उसने क्यों यूज किया, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें ये नहीं था कहा कि वर्क सेटिस्फाइड जो है ना वो कैश रिसीव का 80% है, तो हमें उसने वर्क सेटिस्फाइड की टोटल अमाउंट ही क्वेश्चन में दे दी थी। तो इसलिए आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा बेटर आपके लिए ये वाला फार्मूला है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो जब आप इस फार्मूले का यूज करेंगे तो 18,000 यानी कि 33,750 में से 18,000 रुपया वो अपने घर वालों को दे सकता है, वो खुद यूज कर सकता है। तो बाकी 33,750 में से माइनस कर दें 18,000, तो आपके पास बचेगा 15,750 रुपीज, 15,750। ये वो एज अ रिजर्व अपने पास रख लेगा कि कल को फॉर एग्जांपल इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर मेरे वर्कर से कोई मिस्टेक होगी और कोई लॉस वगैरह हो गया किसी मटेरियल के अंदर, तो मैं यूज कर लूंगा ये 15,750 रुपए को। तो इस तरह आपने ये बैलेंस बी/डी, फिर इस क्रेडिट साइड की तरफ बैलेंस कैरी डाउन, ये तमाम चीज़ें आपने इसी तरह करके बिल्कुल कंप्लीट आपने यही फॉर्मेट बनाकर आपने ये काम कर देना है। तो अब आपका यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो गया। हाँ, 15,750 के सामने आप डेबिट साइड पर लिख सकते हैं रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंट, ये लफ्ज आप लिख सकते हैं। मैंने नहीं लिखा हुआ तो कोई ऐसा इशू नहीं, आप लिख देंगे तो ज्यादा बेटर है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट थी उसकी कंट्रैक्टी अकाउंट, तो हम कंट्रैक्टी अकाउंट बनाना है सीखते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पर बनाएंगे कंट्रैक्टी अकाउंट। कंट्रैक्टी कौन सा पर्सन होता है, वो जिस पर्सन ने ये अरसलान बंदे को बिल्डिंग बनाने का कंट्रैक्ट दिया है वो पर्सन। अच्छा उसका अकाउंट देखो कैसे बनेगा, उसका अकाउंट बनेगा, अकाउंट वैसे ही है, मतलब फॉर्मेट वैसे ही है जैसे कंट्रैक्ट अकाउंट का था। रेफरेंस अमाउंट डेबिट साइड पर, रेफरेंस अमाउंट क्रेडिट साइड पर। तो देखो कैश कंट्रैक्टी अकाउंट से क्या जाता है, उससे क्या जाता है, उससे जाता है कैश, उससे पैसा जाता है, उसने कैश दिया होता है। तो आप उसको किस साइड पर कोड करोगे, आप उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि ये उसके लिए लायबिलिटी है। तो क्रेडिट साइड पर आपने कैश अकाउंट को रिकॉर्ड किया कितने से, 2,20,000 से। और देखो ये कंट्रैक्टर की नज़र में ये उसका पैसा है, सही है। तो इसको देखो अब और कोई चीज़ कंट्रैक्टी अकाउंट में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, जब भी आपको पेपर वाला कंट्रैक्टी अकाउंट बनाने के लिए कहेगा तो आपने जस्ट कैश रिसीव के अमाउंट को क्रेडिट साइड पर लिख देना है और डेबिट साइड पर बैलेंस C/D कैरी डाउन आपने कर देना है 2,20,000 से। तो ये आपका कंट्रैक्टी अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट थी स्टूडेंट्स हमारे पास बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये बनेगा, सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे बैलेंस शीट, फिर एज ऑन 31/12/2010 है क्योंकि ओल्ड एडिशन था ना, तो आपने यहाँ पर 2017 जो भी उसने ईयर दिया होगा वो आपने लिख देना है। सबसे पहले फॉर्मेट में आएगा लायबिलिटी रुपीज़, फिर आएगा 61 रुपीज़, ठीक है ना। आप स्टूडेंट्स कहोगे सर 61 पहले क्यों नहीं आया, तो देखो बीकॉम पार्टों में अक्सर ना लायबिलिटीज रुपीज़ पहले आ जाता है फिर 61 रुपीज़, ऐसा इसमें इसमें ना कोई ऐसा इशू नहीं होता। तो लायबिलिटी फर्स्ट सबसे पहले आपने ये देखा ना लायबिलिटी कौन कौन सी थी। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जहां पर आपने बनाया ना वहां पर एक लायबिलिटी थी प्रॉफिट,
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो था ना, वो क्या थी, वो इसकी लायबिलिटी थी कितने से, 18,000 उसकी लायबिलिटी है ना, कि वो पैसा इसके पास आएगा। नेक्स्ट जो है आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस का क्या मतलब है कि ये ऐसी वेजेस हैं जो अभी देनी है। इसको जो बुक वाले ने नेम यूज किया उसने अक्रूड वेजेस का नेम यूज किया, तो अक्रूड वेजेस हो जाए, आप आउटस्टैंडिंग का लफ्ज लिख लो, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप यहाँ पर अक्रूड वेजेस का नेम भी लिख लेना, कितने से, 1950 से। फिर नेक्स्ट था आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस, ईएक्सपी लिखा है, इसको एक्सपेंस कहते हैं, तो ये कितने से है, 400 रुपीज से, ये क्या है, ये भी लायबिलिटी है, ये भी वो अमाउंट है जो उसने पे करनी थी। आउटस्टैंडिंग और अक्रूड का मतलब होता है वो चीज जो, वो अमाउंट जो अभी पे करनी हो। एक्सपेंस भी होता है, ये लायबिलिटी भी होती है। अच्छा, अब आप एसेट साइड देखें, तो एसेट साइड पर सबसे पहले आएगा वर्क इन प्रोग्रेस। तो स्टूडेंट्स वो ये वही वाला वर्क इन प्रोग्रेस है जो आपने कंट्रैक्ट अकाउंट में लिखा था ना, वर्क सेटिस्फाइड वर्क अनसेटिस्फाइड के ऊपर जो लिखते होते थे आप वर्क इन प्रोग्रेस, तो सबसे पहले आप उसी को लिखेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें एसेट क्या है, एसेट मतलब कंट्रैक्टर के लिए कौन सी चीज एज एसेट थी, तो वो था वर्क सेटिस्फाइड जो था 2,75,000 अमाउंट आप अंदर लिखेंगे। इसमें ऐड करेंगे वर्क अनसेटिस्फाइड, कितना, 4,125 रुपीज। इसमें इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप अंदर ही अमाउंट लिखेंगे, आउटर कॉलम में अभी आप कुछ अमाउंट नहीं लिखेंगे, वो आएगा 279,125। इसमें से आप लेस कर देंगे रिजर्व, वो अमाउंट जो एज आ रिजर्व जो है ना कंट्रैक्टर अपने पास रखेगा, वो कितनी है, वो थी 15,750 रुपए। यहाँ पर प्रॉफिट साथ लफज लिख दिया, कोई मसला नहीं, आप इस अमाउंट के साथ रिजर्व का लफज भी लिख सकते हैं जब आप बैलेंस शीट खुद से बनाएंगे, कोई मसला नहीं, प्रॉफिट लिख दें साथ लफज, या साथ आप रिजर्व लफज लिख दें, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो 279,125 में से माइनस करें 15,750 रुपीज, तो आपके पास आएगा 263,375। ये आपके पास वैल्यू बचेगी, अभी आप इनर कॉलम में ही लिखेंगे। इसमें से आप माइनस कर देंगे कैश रिसीव फ्रॉम कंट्रैक्टी, इस कंट्रैक्टर को जो कंट्रैक्टी से पैसा मिला है उसको आपने यहां से माइनस करना है, क्योंकि वो तो मिल चुका है, वो तो मिल चुका है, इसलिए आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये कंट्रैक्टर अरसलान माइनस कर देगा 2,20,000 को, तो 263,375 इसमें से माइनस करें 2,20,000, तो पीछे अमाउंट बचेगी 43,375। इसको आप लिख देंगे आउटर कॉलम में, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट और लास्ट अमाउंट आएगी मटेरियल ऑन हैंड 31 दिसंबर को, जो मटेरियल बाकी बच गया था 1575, तो इसको भी आउटर कॉलम में लिख दिया जाएगा। अब आप देखें बैलेंस शीट के अंदर ना जो एसेट साइड है और लायबिलिटी साइड, इसको बराबर करके नहीं लिखा हुआ, मतलब आउटर कॉलम्स के अमाउंट को जमा करके टोटल नहीं लिखा हुआ, क्यों, क्योंकि ये लायबिलिटी और एसेट साइड दोनों बराबर नहीं आएंगी, बैलेंस शीट कभी भी कंट्रैक्ट अकाउंट की बराबर नहीं आती। जैसे अगर आप बैलेंस शीट डिबेंचर अकाउंट में बनाते थे, तो यहाँ आप डिबेंचर इशू डिबेंचर के चैप्टर में बनाते थे, या आप राइट इशू बोनस इशू के चैप्टर में बैलेंस शीट बनाए, तो वहां पर भी बैलेंस शीट बराबर नहीं आती, तो इसलिए कंट्रैक्ट अकाउंट में भी बैलेंस शीट बराबर नहीं आती, इसलिए टोटल करने का ऐसा फायदा नहीं है। हाँ, अगर आप पेपर में टोटल कर भी लें तो इससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बराबर नहीं आएगी, कभी भी पेपर में कंफ्यूज मत होइएगा कि बैलेंस शीट बराबर नहीं आई तो पता नहीं मेरा क्वेश्चन गलत हो गया है। तो यहाँ पर ये आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर नहीं भी आपको समझ में आई, प्रॉब्लम आई, कोई इशू आया, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।